Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sir Zishan and I am back with another important topic. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस योर मॉडल पेपर. आपके अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो बोर्ड ने आपको मॉडल पेपर दिया है हम वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना सकें. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको 9th के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए. तो मॉडल पेपर को डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके जो तीनों सेक्शंस हैं उसके बारे में आपको डिटेल बताई जा सके. लेट्स स्टार्ट. आपके मॉडल पेपर में अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 3 सेक्शंस हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. टोटल मार्क्स आपके जो पेपर के मॉडल पेपर के टोटल मार्क्स हैं 60. ये आपके टोटल मार्क्स हैं. एंड योर पेपर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. सेक्शन ए विच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज. एमसीक्यूज आपको 30 जो है वो दिए जाएंगे. 30 एमसीक्यूज. टोटल टाइम जो आपका पूरे इस तीनों सेक्शन का है वो है 2 आवर्स. ठीक है जी. 2 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट बेटा ऐसे करना है आपने कि आपके लॉन्ग जो सेक्शन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो. एमसीक्यूज की तैयारी कुछ इस तरह से करनी है कि जितने भी चैप्टर आपके रिड्यूस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आपको पढ़ाए गए हैं तो हम क्लास में आपको लेक्चर देते हैं. लेक्चर में हम आपको पूरी डिटेल के साथ उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. उसके बाद हम आपको होम असाइनमेंट देते हैं जिसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप वेबसाइट से उसे सर्च करके कॉपी डाउन करते हैं. तो आपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है. अगर आपको चैप्टर में रीड करते वक्त किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी होती है या कोई एम्बिग्यूटी ऐसी है जिसकी वजह से आपका जो लॉजिक है क्लियर नहीं हो रही या आपको उसकी इंफॉर्मेशन में कोई जो है कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. और आप हमसे बिफोर एग्ज़ाम बल्कि एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आप उनको पॉइंट आउट करें और उसके बाद आके आप हमसे डिस्कस करें. आपने अच्छी तरह से चैप्टर को रीड किया. रीड करने के बाद आइए आप चैप्टर के एमसीक्यूज पे और उसके क्वेश्चंस के आंसर पे. उनको अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको इजीली एमसीक्यूज का जो सेक्शन है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. 30 एमसीक्यूज हैं और आपको कोशिश ये करनी है कि ये एमसीक्यूज आधे घंटे यानी 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो आप इसको ना लें. कोशिश करें कि आप इनको अच्छी तरह से रीड करें. एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना है, जो चीज़ पूछी जा रही है एमसीक्यूज में, जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत आसान है लेकिन हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा यू टर्न लेके आपको सवाल पूछा गया हो. लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस तो आपको ये पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं होती. अब आप उसको अगर सेलेक्ट करेंगे जो चूज़ करेंगे आंसर को, अगर आपने अच्छी तरह से चैप्टर रीड किया होगा तो आप इजीली टिक कर लेंगे कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं होती. जैसे उसमें अगर स्कैनर हो, उसमें स्पीकर हो, उसमें आपके पास मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, तो आपको पता है कि स्कैनर इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस क्योंकि वो स्कैन करता है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसका इनपुट लेके फिर आपको स्क्रीन पे दिखाता है. तो आप स्कैनर को इजीली जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे. तो इस सेक्शन को 30 जो एमसीक्यूज हैं आप इनको कोशिश करें कि हाफ एन आवर के अंदर आप इसे कंप्लीट कर लें. उसके बाद जब सेक्शन सी में आएंगे तो आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे. आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे. तो जो आपको चॉइस दी जाएगी तो जो पर क्वेश्चन है वो है 3 यानी 3 6 18. तो 3 जो नंबर्स हैं उनका एक शॉर्ट आंसर है तो वो उतना ही अकॉर्डिंगली जितना पूछा जाएगा आपसे उतने अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर देंगे. लेट्स सपोज अगर इस सेक्शन में एक सवाल है व्हाट आर द qualities of a good communication
सिस्टम। आपसे सिर्फ क्वालिटीज पूछी जा रही हैं सवाल में, तो आपने उसकी कंपोनेंट्स को नहीं लेना, आपने उसकी डेफिनेशन को नहीं लेना। आप चाहें तो एक 2 लाइन में आप इसको डिफाइन कर दें कि कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, और उसके बाद जस्ट आप उसकी सिर्फ क्वालिटीज़ को डिस्कस करें और एक पैराग्राफ या मोर देन 1 पैराग्राफ आपने इसको एंड कर देना है। क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, उसमें टाइम उतना ही स्पेंड करें जितना के रिक्वायर्ड है और उतनी ही इंफॉर्मेशन दें जितनी के आपसे मांगी गई है। जब आप ये सेक्शन पूरा करेंगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि सेक्शन सी आपका लॉन्ग है और आपको 2 लॉन्ग करने हैं। इट्स मीन कि 6 + 6 ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जो चीज़ आपसे पूछी जाए, लेट्स सपोज अगर आपके पास जनरेशन टेबल आता है और जनरेशन टेबल में आपसे स्पेसिफिक जो जनरेशन हैं वो अगर आपसे पूछी जाए, लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ टेबल ऑफ जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन एंड डिफाइन 2 and 5th जनरेशन, 2nd and 5th जनरेशन, तो आप सिर्फ 2nd और 5th जनरेशन के बारे में डिटेल बताएंगे। डायग्राम में पूरी ब्लॉक जो आप उसका टेबल बनाएंगे वो पूरा बनाएंगे। इसी तरह से अगर आपसे ब्लॉक डायग्राम जो है वो CPU के पूरे फंक्शन की पूछी जाए तो आप पूरी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अगर उसमें डायग्राम के साथ डिस्कस करने के लिए आपसे जो आइटम पूछा जाए या जितनी बात पूछी जाए वो आप लिखेंगे। सेक्शन सी आपका 12 नंबर का है, सेक्शन बी आपका 18 मार्क्स का है और सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का है। तो आपको इन 2 घंटे को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा। आप इसमें बेहतरीन आपको ये हल बताया गया था कि जब आप अपना पेपर शुरू करें, MCQs करने के बाद पहले आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें, दोनों लॉन्ग आप करें, उसके बाद फिर आप शॉर्ट की तरफ आए सेक्शन बी की तरफ। ये आपका जो मॉडल पेपर का 60 मार्क्स का जो पेपर है, इसको आप कोशिश करें कि 2 आवर्स के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट करें और आखिर में आप अपने 10 मिनट अपने पेपर को रीड आउट करने के लिए जो है वो बचा के रखें, ताकि आप इजीली अपने पेपर को अच्छी तरह से देख लें कि कहीं आपने MCQs में कोई गलती तो नहीं की, कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ आपने सेक्शन बी में मिस तो नहीं की, ये सेक्शन सी में सवाल में आपको कोई चीज़ ऐसी पूछी गई थी जो आपने इसको या ब्लॉक डायग्राम मिसाल के तौर पे आपने बनाई है और आपके लेजेंड्स आप उसको बनाना भूल गए, तो आप नीचे उसको इंडिकेट करें ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड है वो पूरी हो सके। उसके बाद हम आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स की तरफ। प्रैक्टिकल जो है वो आपका 15 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया आपका 75 मार्क का पेपर। अब आप प्रैक्टिकल में एज पर रिड्यूस सिलेबस, आपको पता है कि वैसे हमारे जो नॉर्मली प्रैक्टिकल में 10 प्रैक्टिकल थे जिनको अगर हम ब्रेक करें जो A और B कैटेगराइज के साथ थे तो वो 15 बनते थे, रिड्यूस करके उसे 6 कर दिया गया और अगर आप A और B को अगर इसमें इंक्लूड कर लें तो ये 8 प्रैक्टिकल्स बनते हैं। तो इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि एज पर रिड्यूस सिलेबस आपको कौन से प्रैक्टिकल्स आपके करवाए जाएंगे या आपको दिए जाएंगे। नंबर 1 जिसमें आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर और क्यूब, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर को और क्यूब को। ये बहुत अच्छी तरह से फ्लो चार्ट और सोर्स कोडिंग आपको सिखाई गई थी। आई होप कि आप, बल्कि आई एम श्योर कि आपको ये मेमोराइज होगा और अच्छी तरह से लॉजिक क्लियर होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की आपको कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर स्कूल में रब्ता कीजिए और हेड से यहाँ बात कीजिए, तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। स्क्वायर क्यूब को जो कैलकुलेट करने का है उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अप टू 10 टाइम्स। तो ऐसा हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसकी सोर्स कोडिंग की थी कि अगर हमसे कोई भी एंटर करने के लिए नंबर कहा जाए, हम नंबर जैसे ही एंटर करें तो उसका टेबल 10 टाइम जो है हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाए। तो इसकी सोर्स कोडिंग और इसका फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह से समझाया था। उसके बाद जो उसका 2 को जो ब्रेक करके B में दिया गया है वो है एवरेज ऑफ एनी 4 नंबर। रिमेंबर वन थिंग कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो यकीनन पहले हमें सम निकालना होगा, तो हमने 4 नंबर्स का इनपुट लेना होगा और उसके बाद इनपुट लेके उसका हम सम निकालेंगे और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो हमने यकीनन जो ये वाला है इसमें हमने इस प्रैक्टिकल में आपने 4 नंबर का इनपुट लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इनपुट लेना है और इसमें इनपुट क्यों नहीं लेना। एक्चुअली यहाँ पर आप जब भी कभी आपको प्रैक्टिकल में ये कहा जाए कि
आपने कैलकुलेट करना है एनी नंबर का जब भी कोई ऐसा हिस्सा आ जाए तो आपने ये सोचना है कि वो तो आपने अपने पास से देने होंगे। यकीनन एक स्टूडेंट आ रहा है वो प्रैक्टिकल में नंबर दे रहे 10, 20, 30, 40, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेगा आके बैठेगा कंप्यूटर पे तो वो 10, 20, 30, 40 ही देगा, 50, 60, 70, 80 दे सकता है। तो हर स्टूडेंट अपना जो एवरेज 4 नंबर का निकालेगा उसके अपने 4 नंबर सेपरेट होंगे, यूनिक होंगे। इसी तरह से फिर आगे है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर का 3A 3B। तो आपको यहाँ पर जो है वो 6 नंबर दिए हुए हैं, ये ऑलरेडी गिवन है 3, 18, 8, 3, 23, 28। तो ये जो आपको दिए गए डिसेंडिंग मतलब जो आप सबसे पहले जो है डिसेंडिंग में 28 लेंगे, फिर 23 लेंगे, फिर उसके बाद 18 लेंगे, 13 लेंगे, 8 लेंगे, फिर 3 लेंगे। तो बड़े से छोटे की तरफ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करना होगा। तो ऐसा प्रोग्राम बनाना है हमने कि ये नंबर, तो आपको यकीनन याद होगा कि इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इस माइनस स्टेप का ऑप्शन लिया था और वो उसकी वजह से हमने 5 जो स्टेप्स थे उनको माइनस करके यहाँ हम 3 तक पहुँचे थे। सिमिलरली वही फ्लो चार्ट, वही सोर्स कोडिंग, उसमें सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर होगी क्योंकि आपने यकीनन इसमें आपको पता होगा इसमें भी हम इनपुट नहीं ले रहे, ऑलरेडी वैल्यूज हमें गिवन है। तो आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले फिर प्रिंट करवाना है हमने 3, उसके बाद 8, उसके बाद 13, 18, 23, फिर 28, छोटे से बड़े की तरफ। तो इसमें हमने यकीनन इसमें भी हमने इनपुट नहीं लेना, बट यहाँ हम क्या करेंगे कि वहाँ यहाँ हमने -5 स्टेप करवाए थे, यहाँ पर हम माइनस नहीं करवाएंगे, बस सिर्फ हम स्टेप 5 लेंगे। तो वो खुद ही 3 के बाद जो है वो 8 को प्रिंट करने के लिए खुद ही 5 का स्टेप लेता जाएगा और जंप होता जाएगा और 28 पे जाकर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, आखिरी इनपुट आउटपुट निकलेगा 28 का और उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। इसके बाद है बायोडेटा, जिसमें हम बायोडेटा में हम अपना नाम, उसके लिए हमने N लिया था, आपको याद होगा, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर नेशनलिटी, फिर क्वालिफिकेशन, फिर रिलीजन। ये हमारे कुछ वेरिएबल्स होंगे जो हम यहाँ से लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो बायोडेटा में हमें ये वो फील्ड्स हैं जो कि हमें प्रिंट करवानी है। उसके बाद है सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना है कि सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर जो है वो यकीनन जो है वो 1 से लेकर और 10 तक के जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो हमें इसको प्रिंट करना है। यहाँ पे भी एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रिंट करवा रहे होंगे तो यकीनन ये 1 के बाद जो 2 है तो 1 में 2 प्लस होगा 3 हो जाएगा और फिर 3 में 3 प्लस होगा 6 हो जाएगा। तो ये 10 तक जो प्रिंटिंग आएगी वो 55 का जो टोटल है वो सम की सूरत में हमें पहले प्रिंट करवाना होगा। तो हमें सम लेना है 10 नेचुरल नंबर। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा यूनिक प्रैक्टिकल है जो कि अब तक बोर्ड ने नहीं दिया था, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में ये एक नया एम्प्लॉयर सैलरी शीट का प्रैक्टिकल है जो कि हमने आपको बहुत थॉरली समझाकर और बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ क्लास में करवाया था। ये रिवाइज अभी इसलिए एक समराइज करके आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि अब जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंगली सोर्स कोडिंग, फ्लो चार्ट और उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें। फिर आप देखेंगे कहाँ आपको अपनी तैयारी में फ्लो नज़र आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी शीट में आपने एम्प्लॉय का नेम लेना है, डेजिग्नेशन लेना है, उसकी बेसिक सैलरी ये भी इनपुट में आएगा। यकीनन स्टूडेंट का नाम अलग है, यकीनन उसका डेजिग्नेशन अलग होगा, यकीनन उसकी बेसिक सैलरी अलग होगी, यकीनन उसका टोटल अलाउंस अलग होगा। ये 4 इनपुट आपने लिए, इस 4 इनपुट की मदद से आपने बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंस को मिलाकर निकाल ली ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी के बाद उस ग्रॉस सैलरी में से जो भी टोटल डिडक्शन होती है मंथली वो आपने माइनस करने के बाद टोटल सैलरी निकाली और सबको प्रिंट आउट कर दिया। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल का समराइज था। अब आ जाए इसकी जो मार्किंग है, जो मार्क्स की कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से है। 5 के मार्क्स हैं आपके 5, वाइवा 4 मार्क्स का होगा, सोर्स कोडिंग जो आप करेंगे वो 2 मार्क्स की होगी, फ्लो चार्ट आपके 2 मार्क्स के होंगे और जो आउटपुट आप प्रिंट आउट निकालेंगे और वो आप अपने प्रैक्टिकल के साथ शीट के साथ अटैच करेंगे वो 2 मार्क्स का होगा। तो आई प्रे टू ऑल ऑफ यू
अल्लाह ब्लेस यू और मे अल्लाह गिव यू ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपके इस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन के हवाले से मॉडल पेपर को डिस्कस किया है, तो हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी करे और हम सब की आसानी के साथ कामयाबी अता करे। इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिए और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं। आप जब चाहें तो वर्किंग आवर्स में आकर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इनफ फॉर टुडे। और यकीनन बहुत फ्रूटफुल आज का लेक्चर है, इसकी मदद से आपको बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।